करे स्टार्ट, ज्यादा टाइम देखो, योर क्लास वाज सपोज टू स्टार्ट एट 3, बट आपका टेस्ट थोड़ा लेट तक हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा, प्लीज साइलेंस एवरीवन, आई वांट योर 100% अटेंशन फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर। डिस्कशन एंड एवरीथिंग को थोड़ा असाइड रखते हैं, ठीक है। और इसके सॉल्यूशंस वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने भी हेलो, हाँ, जिन्होंने जो सवाल करा हो या नहीं करा हो, किसी को डाउट भी होगा, किसी में किसी ने कुछ क्वेश्चन स्किप करा होगा, तो वो सॉल्यूशन आप रेफर कर सकते हो आपका, ठीक है। अब देखो, वेक्टर्स में आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो वेक्टर्स, और मैथ्स में भी पढ़ोगे, और वेक्टर का काफी इंपॉर्टेंस आपका 3D ज्योमेट्री में भी है। तो फटाफट एक बार बेसिक चीजों को फटाफट करके हम मेन मेन मुद्दे पे आते हैं आपका, ठीक है। सो वेक्टर इज नथिंग बट एनीथिंग विच हैज बोथ, क्या क्या बोलते हैं वेक्टर, किस चीज को बोलते हैं, जिसमें दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो आपका, ठीक है। जैसे अगर फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बात करें, तो जैसे आपके पास अगर, जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक है, सपोज आपके पास यहाँ पे ब्रिक मान लो या ईंट मान लो आपको। अगर आप उसको ईंट को राइट हैंड साइड, मतलब इस पोजीशन पे अगर उसको ड्रैग करना है या पुश करना है, तो अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे, तो ऑब्वियसली वो राइट की तरफ मूव नहीं करेगा। आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है अलोंग विथ योर मैग्नीट्यूड आपका, ठीक है। चलो, तो इसको स्टार्ट करने से पहले वेक्टर्स आपको पता है क्या है, तो उसका डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। फटाफट एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना होता है इसमें। बेसिक ऑफ वेक्टर्स, तो वही डेफिनेशन वाला बात हो गया। उसके बाद हमें कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। साइलेंस प्लीज। टाइप ऑफ वेक्टर्स में भी हम फटाफट इसको वाइंड अप कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। और एक और होता है आपका पोजीशन वेक्टर। इनको थोड़ा में डिस्कस करेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह का डिस्कशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर्स की, कैसे वेक्टर के फॉर्म में हम किसी पैरेललोग्राम का एरिया को डिसाइड करते हैं आपका, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम इज समथिंग विच यू हैव लर्नड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, याद है। दो पॉइंट है और बीच में कोई पॉइंट है, और आपको अगर रेशियो गिवन है उस पॉइंट का उन दोनों पॉइंट से, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द coordinate of that point lying between that other two points आपका, which can be obtained using the formula called सेक्शन फॉर्मूला। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में भी पढ़ते थे और 11th में भी पढ़ते थे, तो उसका यूज हम यहाँ पे भी करेंगे आपका, ठीक है। बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ रिवीजन अबाउट सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स विच आर रिटन हियर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये थर्ड और फोर्थ। मैक्सिमम क्वेश्चन विच यू विल सी इन योर एडवांस या मेंस इज फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में एक और चीज हम पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका कंसेप्ट को भी डॉट प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है, बिकॉज प्रोजेक्शन भी हम किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्केल, एसटीपी इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड वीटीपी इज नथिंग बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली इसी में हम डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज प्रॉपर्टीज आर समथिंग विच यू विल बी यूजिंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। थ्योरम्स इन प्लेन्स इन स्पेस हम ये डिस्कस करेंगे कल, जब हमारा 3D वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बेसिक ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि नल वेक्टर क्या होता है, तो इसको फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके सीख लेते हैं। नल वेक्टर क्या होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा आपका, ठीक है। एक पॉइंट बोल सकते हैं आपका। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। इसको हम ऐसा एक कैप से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। चलो, उसके बाद मुझे बताओ इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, या लेंथ मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, सेम हो आपका, ठीक है। उस टाइप के वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है गाइस, इसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे आईआईटी का। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं, ज्योमेट्री में हम 9th में भी पढ़ते थे कोलिनियर, कोलिनियर कई बार वी यूज्ड टू यू नो लिसन टू दिस वर्ड कोलिनियर। सो व्हाट डज कोलिनियर मींस, सो 3 or more than 3 points lying on a same straight line, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है। सिंपल भाषा में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर किसी भी एक लाइन पे लाई कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं,
कॉलिनियर आपका, ठीक है। तो वेक्टर में कॉलिनियर का मतलब सिंपल कुछ नहीं होता है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है एक दूसरे से तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कॉलिनियर वेक्टर आपका, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन अगर सेम हो तो लाइक वेक्टर बोलेंगे, और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो तो क्या बोलेंगे, उसको अनलाइक बोलते हैं ना, अलाइक, अलाइक वेक्टर्स बोलते हैं आपका, ठीक है। चलिए टर्म्स आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी वेक्टर अगर 1D में हो या 2D में हो या 3D में है, आप उसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा ये वेक्टर है ए, और मान लो मेरे पास ये वेक्टर है बी, ठीक है। अगर ये दोनों डायरेक्शन सेम है इन दोनों वेक्टर का, तो इन दोनों वेक्टर को हम रिलेट कर सकते हैं आपका बाय राइटिंग सम, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, इन दोनों में चेंज क्या है, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस टू वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को तो हम सेम बना सकते हैं ना, हम बोल देते हैं कि यहां से यहां तक का पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वेक्टर के साथ, सो दिस वेक्टर विच आर पैरेलल और इन द सेम डायरेक्शन कैन बी रिलेटेड एज ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आपका, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन 1D। तो आप ये वाला पार्ट को लिख लो। सबसे पहले लिखो ये कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स विच आर पैरेलल, वेक्टर्स विच आर पैरेलल, ठीक है। वेक्टर्स विच आर पैरेलल आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। शॉर्ट में सीधा सीधा मुद्दे पे आएंगे, हालांकि इनके डेफिनेशंस दो दो तीन तीन स्टेटमेंट के भी होते हैं बट नॉट नेसेसरी। इंपॉर्टेंटली कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। सेम डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कैन बी रिलेटेड विद द फॉर्मूला ए वेक्टर इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आपका, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशनल वेक्टर ऑफ इन वन डायरेक्शन इन 1D आपका, ठीक है, वन डायमेंशन सॉरी। अब अगर मैं इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूं तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1 i कैप प्लस B2 j कैप। अब इसमें से एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकलता है B3 k कैप आपका, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं इसको आपका, ठीक है। सो हियर यू कैन से दैट A1 will become lambda times B1, A2 will become lambda times B2 and A3 will become lambda times B3. Therefore I can say कि A1 by B1 is equal to lambda, A2 by B2 is equal to lambda and A3 by B3 is also is equal to lambda. तो अगर सब लोग लैम्डा के बराबर है तो मतलब तीनों एक दूसरे से बराबर होंगे आपका, ठीक है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन में, इसको हम वेक्टर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं फॉर कोलिनियरिटी, फॉर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। फटाफट करो इसको। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे तो और पिक्चर क्लियर होगा। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं बिफोर मूविंग इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता है, जैसे सपोज आप कोई पॉइंट ले रहे हो एक, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग ए पॉइंट हियर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे अगर आप कोई ओरिजिन मान रहे हो जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0,0, अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो तो वेक्टर जो फॉर्म हो रहा है इसको मान देते, कुछ नाम दे देते पी। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो वेक्टर फॉर्म होगा ओपी, उसी को सिंपली हम क्या बोलते हैं, व्हाट डज वी कॉल इट, पोजीशन वेक्टर। इनिशियली थोड़ा सा थियरी है, वंस वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस और जब हम लोग थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट वगैरह की तरफ मूव करेंगे तो यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग आपका, ठीक है। वेक्टर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि फिजिक्स में भी हम यूज करते हैं, 3D ज्योमेट्री जो हम कल पढ़ने वाले उसमें भी आप वेक्टर्स का काफी कंसेप्ट देखोगे। एंड इंपॉर्टेंटली अभी आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स का तो नहीं बट डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट काफी आप इस चैप्टर में देखने को मिलेगा अभी आपको, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आपको पता चल गया, तो ओपी को हम लिख सकते हैं x1 या xi, x सिंपल x वेक्टर या xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अच्छा कोई मुझे बताएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी तो 12th पढ़ के आए हो, इतना बेसिक तो पता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। चलो नाउ बिफोर मूविंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट हम अब एक दो सवाल करते हैं आपका, ठीक है। और जो सवाल मैं आप आज आज आप लोगों को कराऊंगा वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही होंगे एंड इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2023 में आया था एंड बिल्कुल जो कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़ा है, इवन इफ समवन हैजंट लर्न वेक्टर येट,
या किसी को भी वेक्टर अच्छे से तो नहीं आता है तो भी वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा आपका इजीली। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स दिस आर कोलिनियर, तो 19 अल्फा माइनस 6 बीटा का वैल्यू बताना है आपका। ठीक है, मान लो मेरा ये वेक्टर ए है, इसको अगर मैं नाम दे देता हूं सपोज ए वेक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज बी वेक्टर, और इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज सी वेक्टर आपका। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ए बी वेक्टर क्रिएट करो। ठीक है, क्योंकि आपको ए से बी तक का वेक्टर को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप वी सी वेक्टर क्रिएट करो। और क्योंकि देखो अगर ये तीनों वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर भी क्या होगा, एक दूसरे से ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों एक दूसरे से कोलिनियर होंगे, मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, बोथ द वेक्टर्स विल बी व्हाट, पैरेलल। सो हाउ टू क्रिएट ए बी वेक्टर, कोई मुझे बताएगा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है तो ए बी कैसे क्रिएट होता है, बी माइनस ए से। तो मुझे बताओ बी माइनस ए जब हम लोग करेंगे तो व्हाट इज दैट आई विल बी अचीविंग, ध्यान से करना फटाफट। 6i माइनस अल्फा ए, कैन आई टेक आई कॉमन हियर, सो दिस विल गिव मी हाउ मच, 6 माइनस अल्फा प्लस, आ जाओ 11j माइनस 10j इज हाउ मच, j प्लस 11k माइनस 13k इज हाउ मच, माइनस 2k। ठीक है, अब आ जाओ बीसी पे, बीसी तो बी में से सी को घटाओ, तो 9/2 माइनस 6 कितना होगा, 9/2 माइनस तो 4.5, 4.5 में से 6 गया, कितना बचा, माइनस का 1.5 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस का 3/2 आई। अब आगे जरा देखना ये कितना आएगा, बीटा माइनस 11, आप लोग अब क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो चाहे तो, प्लस, और फाइनली मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8 माइनस 11, कितना आ जाएगा ये माइनस का, ये कितना आएगा माइनस का 19 के कैप। नाउ कैन आई से दैट सिंस दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये वाला, कहाँ गया, सॉरी, ये वाला प्रॉपर्टी लगा दो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। फटाफट लगाओ कि जरा बताना आंसर कितना आ रहा है, फटाफट करो, 6 माइनस अल्फा बाई माइनस का 3/2 इक्वल टू, ठीक है देख लेना अगर मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा ना, 1 अपॉन बीटा माइनस 11 इक्वल टू -2 अपॉन -19, जिसको मैं सीधा 2/19 लिख सकता हूं। तो एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करो, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करो, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, करो फटाफट। तो यहां से बस आपका पहला चीज क्लियर हुआ कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो उनको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं आपका। ठीक है, प्लीज सॉल्व दिस एंड लेट मी नो व्हाट वैल्यू आर गेटिंग फॉर अल्फा एंड बीटा, फटाफट, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूं इट इंक्लूड्स ऑल पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ मेंस एंड एडवांस। हाँ थोड़ा सा थियरी है, प्रॉपर्टीज है इसमें थोड़े, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड द मोस्ट properties which you'll see is in scalar triple product. Please don't become lazy now because you had your lunch and everything I know, but थोड़ा सा माइंड को मेकअप करके रखो एंड ट्राई सॉल्विंग इट विथ एफिशिएंसी। बताओ जरा फटाफट इक्वेट करते हैं। अच्छा इस 2 को ऊपर लेके चले जा सकते हैं ना, आई कैन टेक दिस 2 टू द टॉप हियर एंड दिस विल गिव मी 12 माइनस 2 अल्फा अपॉन में -3, इसको इक्वेट कर दो 2/19 के साथ, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट। 19 का 12 गुना कैसे करते हो आप लोग, लिख के करते हो या मन में करते हो, व्हाट इज 19 टाइम्स 12, सो 19 इंटू 10 इज 190 और 19 इंटू 2 इज 38, तो 190 में अगर 38 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 228। इस तरह से मन में चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये अभी नहीं हमेशा काम आएगा आपका। ठीक है, कैलकुलेशंस जितना यू डू इट इन योर माइंड उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। आई रिपीट, 19 इंटू 10 190, 19 इंटू 2 38, 190 में 38 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 228, माइनस 38 अल्फा इक्वल टू माइनस का 6, तो यहां से मेरे पास 38 अल्फा आ गया आपका 234। ये देखे तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्या, 8 टाइम्स जाएगा क्या, 38 इंटू 8 कितना होता है, 8 8 64, 60 में 8 से 24, 24 304, नहीं है तो 6 टाइम, ये कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, अच्छा कैंसिल नहीं होगा शायद, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्फा को तो 117 डिवाइडेड बाई 19 आ जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो ना यू आर सपोज टू फाइंड 19 टाइम्स अल्फा, तो ये 19 और ये 19 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, देयर इज नो हार्म इन गेटिंग फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, आ सकता है फ्रैक्शनल वैल्यू। अब मुझे फटाफट बीटा का वैल्यू बताओ, तो बीटा का वैल्यू के लिए इन दोनों को इक्वेट कर दो। देखो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बीटा आ जाएगा, व्हाट इज 22 प्लस 19, तो 22 प्लस 19 मत करो, 22 प्लस 20 करो,
तो कितना होता है 42, उसमें एक घटा दो तो कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ से मेरे पास बीटा कितना आ जाएगा 41/2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो तो 19, अच्छा 19 और 19 तो कट गया, क्लियरली दिख रहा है, वो 19 और ये 19 कट गया तो बचा मेरा 117 माइनस, अच्छा मुझे बताइए 41/2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 6 को कितने टाइम्स कैंसिल करेगा 3 टाइम्स, तो 41 इंटू 3 कितना होता है 41 इंटू 3 40 इंटू 3 120, 3 इंटू 1 3 तो 123, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 123। व्हाट इज 117 माइनस 123, 117 माइनस 123 कितना होता है -6, जिसका स्क्वायर इवेंचुअली कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 36, तो ऑप्शन नंबर ये। अब देखो यू कैन नॉट रन फ्रॉम कैलकुलेशंस, ओके, कैलकुलेशन इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू एक्सटेंसिवली इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सो कैलकुलेशंस तो करना पड़ेगा बॉस, ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। तो बस इतना सा प्रॉपर्टी के ऊपर भी सवाल बनता है कि दो अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के ऊपर भी सवाल बना है, और बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, दिस वाज आस्क्ड इन 2023। सो यस, डायरेक्ट तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर एडवांस, बट मैच द कॉलम वगैरह में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे कंसेप्ट डाला जा सकता है आपका, ठीक है, हल्का हल्का समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक में जा रहे हैं इसलिए फटाफट बता रहा हूँ, कैन वी मूव अहेड, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों का ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात अगर मैं करूँ तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल, ये वैसे पता भी होगा आप लोगों को, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड मिड पॉइंट थ्योरम बता देता हूं आपको, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलते हैं कि जैसे सपोज इस तरीके का कोई सिचुएशन है आपके पास, ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये अगर मेरा सी वेक्टर है, तो कोई मुझे बताएगा सी वेक्टर कितना होगा, सी वेक्टर कितना होगा आपका। अब देखो इसका भी करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, हमेशा एक इनिशियल पॉइंट पकड़ लो, मान लो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से जर्नी स्टार्ट करो और वापस यहां पे आओ, आपको ऑटोमेटिकली आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु गेट्स अ लिटिल कंफ्यूज्ड इन राइटिंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस की वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा आपका। तो यहां से सपोज मैंने स्टार्ट किया और मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया आपका, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आया ए वेक्टर, फिर मैंने देखा कि बी वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी तरफ है जिस तरफ ए का है, तो ये आ जाएगा प्लस का बी, लेकिन जैसे मैं सी की तरफ जा रहा हूं तो सी मेरा इस तरफ है बट मैं जा इस तरफ रहा हूं, तो मेरे को सी प्लस में लिखना पड़ेगा या माइनस में, माइनस में, और फिर क्योंकि आप वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गए तो फाइनल इनिशियल पॉइंट से लेकर के जाते जाते जर्नी करते करते वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, तो इसको किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर, ठीक है, तो इससे आपके पास a प्लस बी कितना आ जाएगा सी वेक्टर के बराबर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, तो सी वेक्टर इज नथिंग बट ए प्लस बी वेक्टर, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में याद दिलाऊं तो पहले तो सेक्शन फॉर्मूला का याद करो, आप लोग 10th में पढ़ते थे शायद भूल गए होंगे। मान लो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है x, y, और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है x2, y2, और मान लो ये m:n के रेशियो में बट रहा है ये वाला पॉइंट, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कि ये पॉइंट क्या आएगा मेरा Q पॉइंट, याद आ रहा है कैसे करते थे, m×x2 प्लस n×x1, थोड़ा हर चीज रिवीजन करो, और क्योंकि देयर इज अ सेपरेट डेडिकेटेड टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन योर 11th स्टैंडर्ड विच गिव्स अ गुड वेटेज आपका, ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन आ जाता है, सर्कल्स आ जाता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, टन्स ऑफ थिंग्स आर देयर, तो बेसिक ये मिड पॉइंट थ्योरम जो है या सेक्शन फॉर्मूला ऐसा है जो हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में यूज होता है, और वेक्टर्स में भी हम इसका यूज करेंगे, तो बताना जरा क्या होगा, m×x2 प्लस n×x1 डिवाइडेड बाय कितना m+n, और ये तो मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट m×y2 प्लस n×y1 डिवाइडेड बाय m+n, और अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया तो रेशियो कितना होगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का, अगर मिड पॉइंट होने का मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ PQ एंड QR 1:1, सो सिंपली रिप्लेस योर m and n विथ 1 and 1, तो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने आप निकल के आएगा, आपको बनाना भी नहीं है, as soon as you replace your m and n with 1 1, तो देखो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2,
यहां तक प्लीज नोट करो फटाफट। तो मिड पॉइंट, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इट इज बेस्ड ऑन दिस मिड पॉइंट थ्योरम एंड समहाउ समवॉट दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपका, ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जहां प्लस है ना, जहां जहां प्लस लिखा हुआ है वहां वहां क्या कर दो, माइनस से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीजन सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला के लिए हो सकता है, मिड पॉइंट के लिए नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई चीज मिड में है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो कहीं बाहर लाई कर रहा होगा इस पॉइंट के बाहर, इसलिए एक्सटर्नल बनता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम एक्सटर्नल के लिए कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ना, अगर ये बाहर चला जाएगा तो ये कभी मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता, राइट। सो मिड पॉइंट थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंटरनल डिवीजन, इसलिए फॉर्मूला में हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। And if you happen to use the external वाला formula, तो simply replace this plus with negative sign. You will get your external division का formula आपका, ठीक है। ठीक है गाइस, आगे बढ़े, चलो। अब ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, इससे पहले एक और इजी क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो। इससे बाद, इसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल 2013 में आया था मेंस में, और 2003 में आया था एडवांस में आपका, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है। मान लो मेरा ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी वेक्टर कितना है, -3i कैप प्लस 4k कैप, और ए सी कितना है आपका 5i माइनस 2j प्लस 4k आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो आपको इसका लेंथ फाइंड करना है आपका, ठीक है। आपको इसका लेंथ फाइंड करना है एडी। मुझे एक चीज बताइए, ये अगर एडी मीडियन है तो ये डी इस बीसी को किस रेशियो में बांट रहा होगा। आई रिपीट इन इंग्लिश, इफ डी, इफ एडी इज प्लेइंग द रोल ऑफ मीडियन, देन दिस डी विल डिवाइड दिस बीसी इन व्हाट रेशियो। मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स, जहां पे वो जाके कट करता है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। बस खत्म सवाल आपका। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो आपका, ठीक है। तो मेरा एडी वेक्टर कितना आ जाएगा, दिस इनटू दिस। देखो जब आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाता है ना, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आप सिंपली दोनों वेक्टर का एवरेज ले लो। एवरेज मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कितने दो टर्म्स है, दोनों टर्म का सम करो एंड डिवाइड बाय 2 करो, यू विल गेट एडी वाला वेक्टर आपका, ठीक है। एंड डायरेक्टली हम मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगा पा रहे हैं, बिकॉज एडी इज द मीडियन विच इज डिवाइडिंग द लाइन बीसी इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो फटाफट एडी वाला वेक्टर बताना जरा कितना होगा, एडी वाला वेक्टर बताना कितना होगा। आप लोग भी करते रहो मेरे साथ साथ, पेन पेपर चलते रहना चाहिए। हाँ, एडी वेक्टर कितना होगा, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो माइनस का 3i प्लस का 4k प्लस 5i माइनस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जरा बताना कितना आएगा ये, 2i, ये कितना होगा। अच्छा, इसमें आपका j का कंपोनेंट नहीं है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। कई बार कोई एक कंपोनेंट गायब भी कर देते हैं, तो आप गलती से जैसे 4k को 2j के साथ सब्सट्रैक्ट मत कर देना। सिंस इसमें j का कंपोनेंट ही नहीं है, डजंट है j का कंपोनेंट, तो उसको इग्नोर करो आपका, ठीक है। सो दिस इज माइनस का 2j कैप, व्हाट इज 4 प्लस 4, 8k कैप, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं i माइनस जे प्लस 4k। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 18, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 18 को भी शॉर्ट करके कुछ लिख सकते हैं क्या, कितना, 3√2। क्योंकि क्या होता है ना कि ऑप्शन में आपको अंडर रूट ऑफ 18 नहीं दिखेगा, सिंप्लीफाइड वैल्यू दिखता है हमेशा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3√2। जैसे अंडर रूट ऑफ 96, ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा, ऑप्शन में क्या दिखेगा आपको, अंडर रूट ऑफ 96 कैन बी सिंप्लीफाइड एंड रिटन एज व्हाट, ढूंढो कोई ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 96 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 6, है कि नहीं, 16 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√6, ठीक है। तो ये सब तो खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज हाउ वी डील विथ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि मीडियन बोला था तो रेशियो 1:1 हुआ है, और जब रेशियो 1:1 होता है तो मिड पॉइंट थ्योरम का सिंपल मतलब होता है एवरेज लेके डिवाइड कर दो 2 से आपका, ठीक है। यू विल गेट द वेक्टर विच इज रिक्वायर्ड। और क्योंकि वी नीड द लेंथ
और कभी भी लेंथ की बात कर रहा है मतलब ही इज आस्किंग यू टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड कैन बी अचीव्ड विद दिस प्रॉपर्टी आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आओ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है और ई और एफ मिड पॉइंट है एसी एंड बीडी का, और दे रखा है कि ए बी माइनस बी सी वैक्टर प्लस ए डी माइनस डी सी जो है वो के टाइम्स एफ ई वैक्टर है, तो के का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। आई नो दिस क्वेश्चंस माइट बी लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास। अगर मैं आपको डे 1 से पढ़ा रहा होता, अगर सपोज हम लोगों का फर्स्ट डे होता वेक्टर का 12th का, तो अभी तक हम लोग सिर्फ कोप्लेनर और कोलिनियरी डिस्कस कर रहे होते आपका, ठीक है। बट मुझे पूरे इस 1.5 घंटे में पूरा एंड तक मुझे कंप्लीट कराना है आपका, ताकि आप एटलीस्ट एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस को कर पाओ आपका, ठीक है। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर मैंने बताया नहीं, कोप्लेनर वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर लाइंग इन ए सेम प्लेन। जैसे ये बोर्ड पे मैं अगर वेक्टर्स बनाता हूँ इस तरीके से, ये सारा क्या है मेरा कोप्लेनर आपका, ठीक है। बट एक वेक्टर अगर बाहर की तरफ आ गया तो वो फिर कोप्लेनर नहीं होगा आपका, ठीक है। उसको फिर हम थ्री डी में लेके जाते हैं आपका, ठीक है। चलो कोप्लेनर का यूज हम करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में काफी। अब चलो यहाँ पे थोड़ा फटाफट एक फिगर बनाते हैं, एक सिंपल सा फिगर बनाते हैं आपका, ठीक है। देखो कभी भी आपके पास ना ऐसा क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रिलेटरल वगैरह का या पैरेललोग्राम का, तो किसी एक को आप ओरिजिन मान लिया करो, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को या किसी भी एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लो, ठीक है। मान लो ये मेरा 0 है, ये मेरा बी है, इसको बी वेक्टर मान लो, ये मेरा सी है, इसको सी वेक्टर मान लो, और ये मेरा डी है, इसको डी वेक्टर मान लो। इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करो जरा। अच्छा, व्हाट आर द पॉइंट्स ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल एसी। एसी का मिड पॉइंट है ई और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, तो मान लो मेरा एफ यहां कहीं पे आपका, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो मेरा ई वेक्टर है, ये ई वेक्टर मेरा क्या होगा, ई क्या होगा मेरा, कोई बताएगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वेक्टर ई हियर? वेक्टर ई को हम कैसे लिख सकते हैं, मुझे बताओ। ये जो ई वेक्टर है वो एसी को किस रेशियो में बांट रहा है, एसी को किस रेशियो में बांट रहा है? 1:1 के रेशियो में बांट रहा है, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। तो अगर ये 1:1 के रेशियो में बांट रहा है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से मैं ई वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, सी प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो मेरा ये सीधा 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 आ जाएगा सी वेक्टर डिवाइड बाई 2। कैन एनीवन टेल मी कि एफ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? F is again the midpoint of vector BD or diagonal BD. So this F is also dividing BD in the ratio 1:1. अब F को क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? B plus D डिवाइड बाई 2। बस यही आपका था, बाकी बस इस चीज को उठा के लाओ नीचे और सॉल्व कर दो। जरा मुझे बताना ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी, ए बी का वेक्टर का मतलब क्या है? बी माइनस ए। तो बी मेरा बी वेक्टर है और ए मेरा क्या है? 0। तो इसको मैं सिंपली लिख लेता हूं बी वेक्टर माइनस व्हाट इज बीसी। बीसी को बताएगा क्या होगा? बीसी कितना होगा? बीसी, तो बीसी तो सेकंड में जो लिखा हुआ रहता है और फर्स्ट से उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सी माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट में लिख लो सी माइनस बी। अब आगे आ जाओ, प्लस व्हाट इज एडी गाइस, फटाफट बताओ थोड़ा। एडी कितना होगा? डी माइनस 0, जिसको हम सिंपली डी लिख सकते हैं, माइनस व्हाट इज डीसी, डीसी 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 मतलब सी माइनस डी या डी माइनस सी, सी माइनस डी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे के टाइम्स एफ ई, एफ ई मतलब ई माइनस एफ, तो ई मेरा है सी बाई 2 माइनस बी प्लस डी बाई 2। बस इसको जरा सॉल्व करो और देखो के का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो इसे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख लू, क्या लिख लू, 2b वेक्टर माइनस सी प्लस डी वेक्टर माइनस, अच्छा यहां से मेरे पास 2d आ जाएगा ना, यहाँ पे 2d माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू, जरा इसको सॉल्व करना गाइस, क्या आ रहा है ये वाला सॉल्व करना, ये आ जाएगा सी माइनस बी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, जरा देखना, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ से, अच्छा ये माइनस सी को भी ऐड कर दे, माइनस सी एंड माइनस सी विल ऐड एंड गिव मी हाउ मच, माइनस का 2c। तो क्या मैं एक सी यहाँ से गायब करके डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंड स्टेप में 2 को क्या ले सकते हैं, व्हाट कैन बी टेकन कॉमन, सी। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो दिस विल गिव मी बी माइनस सी प्लस डी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा माइनस प्लस का चक्कर पड़ रहा है ना आपका, मुझे बताओ,
अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करके आंसर लाना है, तो अगर मैं 2 को वहां लेके जा रहा हूं तो ये कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कॉमन लेने से काम बन जाएगा क्या? अगर मैं यहां से एक नेगेटिव कॉमन ले लूं तो मेरा काम बनेगा क्या, देखना जरा। अगर मैं यहां से एक नेगेटिव कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास, बी माइनस डी प्लस डी, हो गया काम खत्म। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, 4, और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो आंसर +4 होगा या -4? -4, तो आंसर आ जाएगा -4। So you guys are doing great nowadays. In the past few days, I've been observing, काफी आप लोग रिप्लाई भी कर रहे हो। इनिशियल फर्स्ट 2 days वेयर आप लोग ज्यादा साइलेंट थे, बट अभी हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, सारे लोग आंसर कर पा रहे, ठीक है, विच इज अ गुड साइन। सोचो अगर आप लोग अच्छे से साल भर तैयारी और कर लेते, मतलब इस तरीके से एवरी डे कंसिस्टेंटली, तो कुछ और ही होता फिर आपका, ठीक है। स्टिल जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं, विल ट्राई टू गिव एज बेस्ट एज पॉसिबल, ओके। सो यहां तक हम लोगों का किस चीज का नॉलेज हुआ, मैं आपको ज्यादा डेप्थ में भी नहीं बोलूंगा। तो पोजीशन वेक्टर का बारे में आपको पता चल गया, उसके बाद कोलिनियरिटी और कोप्लेनर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमारा हो गया। अगर वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो उनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसका डिस्कशन हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, उसको हम कैसे वेक्टर्स में लगाते हैं वो आपको पता लग गया, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम कैसे लगाते हैं भी आपको थोड़ा आइडिया लग गया आपका, ठीक है। अब हमारा मेन स्टार्ट होता है आपका, इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, वो है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका, ठीक है। ये तो हो गया आपका। चलो डॉट प्रोडक्ट अब सीधा स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। यहां से लिखना स्टार्ट करो। चलो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करो। यहाँ पे लिख लो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा चलो सबसे पहले अब मुझे कुछ ट्रिगोनोमेट्री भी थोड़ा सा काम में आएगा यहाँ पे। ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, क्या लगता है, जब थीटा क्या हो, जब थीटा क्या हो, एक्यूट हो, राइट। बिकॉज 0 से 90 डिग्री में मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या फॉर दैट मैटर कोई भी मेरा पॉजिटिव होता है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा हैज टू बी एक्यूट, ठीक है। अगर, क्योंकि इस छोटे से कंसेप्ट के ऊपर भी आईआईटी में सवाल आया है, छोटे से इस कंसेप्ट के ऊपर कि ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 के ऊपर भी सवाल आ चुका है आपका, ठीक है। अब मुझे बताओ ए डॉट बी लेस देन 0 कब हो रहा होगा, जब थीटा, थीटा कहां से कहां हो, ऑप्टियूस, ऑप्टियूस मतलब 90 से 180, तो 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस मेरा नेगेटिव होता है, तो इसके वजह से ये ऑप्टियूस के लिए लेस देन 0 होगा। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए डॉट बी 0 कब होगा। अब मुझे एक चीज सिंपल बताओ कि कॉस 0 कब होता है, 0 और पाई के बीच में कॉस 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो आप बोल दो कि थीटा जब राइट एंगल हो तो मेरा ए डॉट बी 0 के बराबर होगा आपका, ठीक है। चलो यहां तक फटाफट नोट करो। अब नेक्स्ट अगर आपको वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है तो उसका ए डॉट बी क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में हो तो यहाँ पे लिख देता हूं ना, ताकि फटाफट नोट भी करते रहो। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, अगर ए वेक्टर मैंने आपको दे दिया a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और बी वेक्टर मैंने आपको दे दिया b1 आई कैप प्लस बी, एक काम करते i1, नहीं इसको ना इस तरह से नहीं लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो हार्म, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, राइट। इसको लिख ले तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इट लुक्स मोर गुड। और ये आ जाएगा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो सबसे पहला बात, a डॉट बी आप लोगों को भी पता होगा क्या होगा, इसका क्या निकल के आता है a डॉट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डॉट बी हियर, सो a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस
A3 इंटू B3। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे हम लोग। चलो उसके बाद नेक्स्ट लिखो। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि सेम वेक्टर के साथ अगर डॉट लेंगे तो वो क्या आएगा? जैसे ए वेक्टर के साथ ही डॉट लिया तो वो क्या होगा? सिंपल सोचो कि सेम वेक्टर के साथ डॉट लेने का मतलब क्या, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? जीरो। सो वेक्टर वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट को जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस जीरो, एंड कॉस जीरो डिग्री इज इवेंचुअली वन, तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। और अगर मैं इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर दूं तो मैं बोलूं आई डॉट आई, उसका वैल्यू कितना होगा? वन। तो आई डॉट आई इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये कितना होता है आपका? वन, ठीक है। तो ये हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे सपोज आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, सबको पता है ऑब्वियसली, हम तो काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वेक्टर के फॉर्म में जब आप ओपन करते हो तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स क्या? ए डॉट बी। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट आ जाता है आपका, ठीक है। इसका सवाल भी अभी हम देखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स है बट डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनका, ठीक है। चलो उसके बाद तो हम सीधा क्वेश्चन ही कर सकते हैं। बस एक प्रोजेक्शन का लिख लो। प्रोजेक्शन एक्चुअली लेंथ शेडो का बताता है, ठीक है, एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका आउटपुट हमेशा स्केलर वैल्यू आएगा एक। तो जैसे मैंने आपको सपोज बोल दिया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये इंपॉर्टेंट है कि किस वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमेशा फॉर्मूला बनता है ए डॉट बी, और जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका नीचे मैग्नीट्यूड आ जाता है आपका, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे उल्टा दे देता, इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, देन व्हाट वुड हैव बीन द फॉर्मूला? तो ये आ जाता बी डॉट ए। और वैसे भी डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है? सेम होता है आपका, ठीक है। बट इस बार नीचे क्या आएगा? यू गाइस आर आल्सो गेटिंग द पॉइंट राइट, बिकॉज एवरीथिंग आई एम राइटिंग इन इंग्लिश ओनली। हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोल रहा है बट राइटिंग इन इंग्लिश, आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो आई थिंक मैथ्स में लैंग्वेज का कोई इशू होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट मैं भी ट्राई करूंगा कि हिंदी के वर्ड्स में थोड़ा सा सीखना स्टार्ट करूं, ठीक है। सर्कल को क्या बोलते हैं? पहले तो सिंपल से मैं ट्राइंगल, चतुर्भुज और त्रिभुज, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली आना चाहिए। द मोर लैंग्वेज यू नो द मोर गुड इट इज, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देखो, प्रोजेक्शन के ऊपर भी हम बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, बट मोटा मोटा ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्रोजेक्शन क्या बताता है? एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के रेस्पेक्ट में उसका शेडो या लेंथ बताता है। इसका आउटपुट हमेशा स्केलर वैल्यू आएगा और इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब अगर आपको ये थोड़ी मोड़ी दो दो तीन बातें अगर हमने डिस्कस करी है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है। उसके बाद हम सीधा कुछ सवालों पे आ सकते हैं आपका, ठीक है। अरे अरे कहाँ भाग गया? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन आई हैव जैसे मैंने आपको बोला कि सवाल जो मैं आपको कराऊंगा वो बहुत इजी नहीं होगा, बट एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, आगे के लिए। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन टोटली एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट पे और पोजीशन वेक्टर्स और मिड पॉइंट थ्योरम। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग विच वी हैव लर्न टिल नाउ, ठीक है। ये सारे चीजों का पिछले अपने कितना हाफ एन आवर में जो भी हमने सीखा है उसका निचोड़ है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ए बी सी तीन पॉइंट्स दे रखा है, तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखा है आपको किसी ट्राइंगल का। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो जो बोल रखा है उसको एक बार फटाफट प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें कोई फिगर बनाने का रिक्वायरमेंट आता है, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर यू टू ड्रॉ अ फिगर, मोस्टली इट विल बी रिक्वायर्ड इन 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तीन ऐसे चैप्टर्स है जिसमें थोड़ा सा आप अगर फिगर बना लो तो इट बिकम्स मोर क्लियर, विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है आपका, ठीक है। वंस यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग तो वो आपको आंसर लाने में और इजीली
हेल्प करता है आपका, ठीक है। और सी वेक्टर है मेरे पास 1 2 1। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम कलर चेंज करके यहाँ पे दे देते हैं एम, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरा एम मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए एम इज टू एम सी कितना हो रहा होगा? 1:1। तो कैन आई राइट दिस पॉइंट फटाफट इन अनदर 10 सेकेंड्स? फटाफट बताओ, कौन बताएगा ये पॉइंट मुझे? जब मिड पॉइंट होता है, मैंने तो सिंपल क्या बोला कि जब मिड पॉइंट होता है तो कोऑर्डिनेट्स का सम करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 3 + 1 4, डिवाइड बाय 2 2। बातें नहीं, 0 + 2 2 होता है, बट 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। माइनस -1 + 1 0, और 0 डिवाइड बाय 0 इज 0, ठीक है। एटलीस्ट हमें इसको आगे साथ यूज करना पड़ सकता है, इसलिए निकाल लिया, देयर इज नो हार्म। अब आगे बढ़ो, G डिवाइड्स BM इन द रेशियो 2:1। G डिवाइड्स BM, चलो करें कनेक्ट BM को। एक एक चीज करते चलो ना, एक स्टेप लोगे तभी तो आगे का चीज पता चलेगा। ये कितना है? 2:1 के रेशियो में बांट रहा है आपको, ठीक है। और वैसे अगर ये 2:1 के रेशियो में बांट रहा है तो ये G किसका काम कर रहा होगा? मुझे बताओ कि अगर ये G इस लाइन को 2:1 के रेशियो में बांट रहा होगा तो ये G क्या है? कोई बताएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, किसी के थोड़ा सा आया क्या? दिस G इज नथिंग बट योर सेंट्रोइड। बट फिलहाल हम सेंट्रोइड को अलग रखते हैं। सेंट्रोइड इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इसको सेंट्रोइड। बट फिलहाल हम सेंट्रोइड का कंसेप्ट को अलग रखते हैं। सेंट्रोइड का कोई जरूरी नहीं है, बिना सेंट्रोइड के भी कर सकते हो। जरा मुझे बताना जी पॉइंट क्या होगा? फटाफट जी पॉइंट बताना क्या होगा? फटाफट देखो, 2 × 2, फटाफट बता, 2 × 2 4 प्लस 1 × 2 2, तो 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं। आ जाओ नेक्स्ट। 2 × 1 2, 1 × 10 10, 2 + 10 12, 12 डिवाइड बाय 3 4, ठीक है। अच्छा डिवाइड बाय 3 क्यों कर रहे हैं? आई थिंक एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 3, क्योंकि रेशियो 2:1 का है तो सम तो 3 हुआ ना आपका। आ जाओ इस पे, 2 × 0 1 × 6 6 डिवाइड बाय 3 2। अब आपने ये जो पॉइंट निकाल लिया ना, इसके बाद 80% काम आपका हो चुका है। अब आपको डॉट प्रोडक्ट लगाना है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? कॉस ऑफ एंगल GOA, O बिंग द ओरिजिन। मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पे कोई O है आपका, ठीक है। इसको जरा कनेक्ट करो। आपको क्या निकालना है? ये वाला कॉस ऑफ एंगल GO, कॉस ऑफ एंगल GOA। अच्छा मुझे बताइए, कॉस ऑफ एंगल GOA आप किस वेक्टर के कंसेप्ट के मदद से निकाल सकते हो? व्हाट इज दैट कंसेप्ट यू कैन यूज टू अचीव कॉस ऑफ एंगल GOA? अभी जस्ट हमने पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें ये वाला वेक्टर चाहिए। आप लोग थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो, हमें ये वेक्टर चाहिए और हमें ये वेक्टर चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ओरिजिन? 0,0,0। तो क्या मैं अपना AO वेक्टर नहीं लिख सकता? क्या मैं अपना GO वेक्टर नहीं लिख सकता? लिखो फटाफट, वेक्टर लिखने में क्या बड़ी बात है, लिखो जल्दी। जरा मुझे बताना कि मेरा AO वेक्टर कितना होगा? AO वेक्टर कितना होगा? 3 - 0 3, तो 3 i कैप। 0 - 0 तो हटा ही दो, -1 -0 तो ये आ जाएगा माइनस का k कैप, ठीक है। अब आ जाओ आपका इस पे GO पे आ जाओ। अच्छा GO वेक्टर बताना, कौन बताएगा? कौन बताएगा फटाफट? GO वेक्टर क्या होगा? 2 - 0 प्लस 4 - 0 प्लस 2 - 0, तो ये सिंपल कितना हो जाएगा? 2 i कैप, बताओ, प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप, खत्म। अब आप लगा दो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बिटवीन AO एंड, आप AO और GO के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दो, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ AO मैग्नीट्यूड ऑफ GO कॉस ऑफ एंगल GOA। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अभी सीखा था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। फटाफट बताओ क्या होगा इसका, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट? हाँ, 3 × 2 6। जे का कंपोनेंट नहीं है तो मतलब 0 है, और 0 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। आ जाओ इस पे, -1 × 2 -2, ठीक है। इस पे आ जाओ, इसका मैग्नीट्यूड फटाफट √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज √10। वेरी गुड। उसके बाद आगे बताओ, व्हाट इज, सॉरी मैं राइटिंग थोड़ा, मुझे भी राइटिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? हाँ बताओ, इस जियो का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 + 16 20, 20 + 4 24। बहुत बढ़िया, आपका कैलकुलेशन स्पीड भी इंप्रूव हो रहा है अब। और ये तो हमें निकालना ही है, कॉस ऑफ एंगल जियो है, बस सॉल्व करो, आंसर आ चुका है आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 4 अपॉन में
ये आ जाएगा मेरा √10 इंटू √24 इज इक्वल टू कितना, कॉस ऑफ ये जो भी है एंगल GOA। अच्छा जरा से इसको सॉल्व करो। अब देखो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो फटाफट, ध्यान से देखो एक चीज। 24 को मैं कुछ ब्रेक करके लिख सकता हूं क्या? 4 × 6, और 4 से बाहर क्या आएगा? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक काम करता हूं इधर लिख देता हूं आपका, ठीक है। ये मेरे पास, इसको हटाओ, जगह कम पड़ रहा है थोड़ा, तो ये आ जाएगा 4/√10 इंटू 2√6। तो ये 2 से 2 कट गया। अच्छा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? अच्छा ऊपर, ऊपर मेरे पास सब जगह 1 है ना आपका, तो एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, √2 इंटू √5, ध्यान से देखो, इंटू √2 इंटू √3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ गाइस? अब √2 इंटू √2 क्या है? व्हाट इज √2 इंटू √2? 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये √2 बन गया 2, और वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। एंड व्हाट इज √5 इंटू √3? व्हाट इज √5 इंटू √3? √15। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/√15, ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छा था ये सवाल, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट एक क्वेश्चन में मैंने आपको यूज करवा दिया आपका, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम भी 2 बार लगवा दिया, सॉरी एक बार मिड पॉइंट थ्योरम लगवा दिया, एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगवा दिया। एट द सेम टाइम पोजीशन वेक्टर का भी कंसेप्ट हमने यूज कर लिया, और एट द एंड डॉट प्रोडक्ट का भी कुछ कंसेप्ट हमने यूज कर लिया। तो दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू नाउ प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस क्वाइट इजीली आपका, ठीक है। नोट करो फटाफट फास्ट। If anybody wants to understand any step again, then please feel free to raise your hand and ask me. Okay, I can explain one or twice. I don't have any problem with that. There is no harm in asking questions, guys, and don't hesitate to ask. आप पढ़ने आओ यहाँ पे, और डाउट डाउट ही होता है, चाहे कैसा भी हो, ठीक है। कोई डाउट छोटा बड़ा नहीं होता। नेवर थिंक कि मेरा पड़ोस वाला क्या सोचेगा, मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा। आप सीखने आए हो, सो क्लियर योर डाउट्स एंड मूव अहेड। बट फिर भी मैंने आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक चीजें, तो आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी कोई इश्यू आया होगा आपका, ठीक है। हाँ जी बताइए। हाँ बताइए। सेंट्रोइड, हाँ फाइंड कर सकते हैं आप। वेक्टर को क्या करो, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। ही इज आस्किंग मी कि हम डायरेक्टली सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं क्या आपका, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको सेंट्रोइड फाइंड करना हो, तो आप वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लो। जैसे सपोज मैंने आपको दे दिया 3i + 2j + 4k, तो आप इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हो 3 2 4। मान लो यहाँ पे आपके पास है 1 2 5, और मान लो यहाँ पे है 6 3 2। मुझे बताएगा कोई सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय कितना, 3। फिर मेरा ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। फिर सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। एंड व्हाट इज z कोऑर्डिनेट? z1 + z2 + z3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली फाइंड द सेंट्रोइड। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोबारा समझाने की भी कोई नीड नहीं है, मुझे नहीं लगता। सबसे पहले स्टेप में व्हाट वी हैव डन, with the help of midpoint theorem we found this coordinate. And why we have found this coordinate? Because in order to find the coordinate of g we need this coordinate, because we already have this coordinate, and we also know this ratio is 2:1. This is given in the question. So eventually हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट। जैसे मेरे पास g वाला कोऑर्डिनेट आ गया, तो मैंने OG या GO वाला वेक्टर क्रिएट कर लिया, और मैंने AO वाला वेक्टर क्रिएट करके सिंपल डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगा लिया। अब क्योंकि जो वैल्यूज आ रहे हैं, द वैल्यूज व्हिच वी आर गेटिंग इज अ बिट ट्रिकी, मतलब थोड़ा सा रूट वगैरह में आ गया, तो कैलकुलेशन जरूर इस क्वेश्चन में है, बट वी कैनॉट से दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट आपका, ठीक है। हाँ थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बट डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल छोटा सा उस कंसेप्ट पे है कि अगर आपका जो एंगल होता है डॉट प्रोडक्ट का, उनके बीच का एंगल अगर एक्यूट हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अभी लिखवाया था मैंने, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 0। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन क्या, 0। तो इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगाओ और उसको 0 के ग्रेटर करो, और यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हो, वेबी कब मेथड बताया था सर ने, ठीक है। वेबी कब मेथड वो भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो एक काम करो, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लगाओ, तो निकालो डॉट प्रोडक्ट करो तो इसका क्या होता है,
देखो अच्छा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल का मतलब पता है ना, इंटीग्रल सिंपली मींस इंटीजर, एंड पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स विथ, अच्छा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है? 1, ठीक है, जीरो मत बोल देना, जीरो इज नीदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज जस्ट एन इंटीजर। सो आपको जो भी वैल्यूज है वो 1 से स्टार्ट होके ही सारा वैलिड वैल्यूज होगा आपका, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू अल्फा बताओ जिसके वजह से ये दोनों जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल एक्यूट हो। तो यहाँ पे हमें तुरंत डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो विच मीन्स ये वेक्टर को अगर मैं मान लेता हूं मेरा कुछ भी ए वेक्टर है, और इसको मैं मान लेता हूं बी वेक्टर है, तो एस पर द गिवन क्वेश्चन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताना जरा। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, -2 इंटू 2 अल्फा, माइनस कर 4 अल्फा, +2 इंटू -2, +2 इंटू -2, -1 बोल रहा है, +2 इंटू -2, -4। बस अब ये स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी बन रहा है, ये नहीं बन रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर भी तो नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होना पड़ेगा ना परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। तो सिंपल इसमें तो स्प्लिट द मिडिल टर्म जब काम नहीं करता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं रूट्स निकालने के लिए? कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? श्री धर्नाचार्य वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं। श्री धर्नाचार्य क्या बोल के चले गए ऊपर? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या, बी स्क्वायर -4ac/2a। जरा बताना यहाँ पे कितना होगा? 4 प्लस माइनस कितना होगा? 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, 16, -4 इंटू 1 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा ना यहाँ पे। मुझे बता देना अगर कुछ गलती हो तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 32/2। अच्छा, अंडर रूट ऑफ 32 को कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या 4√2 लिख सकते हैं? इतना तो सबको पता है, ठीक है। देखो ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, विच मीन्स इसको हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं 2 प्लस -2√, ठीक है। सही तो है ना? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्यों? सही है? देख लेना सबको सही है ना, क्योंकि देखो हम लोग भी जल्दी जल्दी करते करते गड़बड़ हो सकता है हमारे से भी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मुझे बताओ, एक रूट आ गया 2 + 2√2, और एक आ गया 2 - 2√2। आप लोग को याद है, अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि आपके पास x-अल्फा इंटू x-बीटा ग्रेटर देन 0 आता है, तो सर ने बताया था जब आपके पास फैक्टर फॉर्म में कोई चीज आता है तो आप वेबिकम मेथड लगा सकते हो। तो आप वेबिकम मेथड लगाने से आपको दो चीजें चाहिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट इज दैट पॉइंट जो इसका रूट है जिसपे ये जीरो हो जाएगा। तो एक क्या है? अल्फा, एक क्या है? बीटा। फिर हमने क्या बोला था? प्लस माइनस प्लस कर दो आपका, ठीक है। अगर रूट जो फैक्टर के पावर में अगर ऑड है तो आप सीधा प्लस माइनस प्लस कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा रीजन लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे आंसर आ रहा है -इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से कहां तक? इंफिनिटी। और अगर मैं लेस देन 0 बोलता तो कौन सा रीजन लेते? ये अल्फा से बीटा तक का। अब मुझे यहां पे बताओ, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, मुझे बताओ ये 2 + 2√2 यहां पे आएगा या 2 - 2√2 यहां आएगा? जो छोटा वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, और जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव करेंगे आवर वैल्यू गेट्स इंक्रीजिंग। तो यहां से आ जाएगा 2 - 2√2, और यहां से आ जाएगा 2 + 2√2। और मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो इसको प्लस माइनस प्लस करेंगे तो कौन सा रीजन लेंगे? ये वाला और ये वाला आपका, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में उसने इंटरवल नहीं पूछा है, व्हाट एम आई सपोज टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन? द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। मुझे बताइए इस रीजन से कभी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आएगा क्या? कभी नहीं आएगा ना। 2 - 2√2 विल गिव यू ए नेगेटिव वैल्यू। अप्रोक्सीमेटली √2 का वैल्यू कितना होता है? What is the approximate value? √2 is an irrational number. You cannot get the exact value of √2. So the approximate value of √2 is 1.4. 1.4 का डबल 2.8, और 2 में से 2.8 माइनस होगा तो नेगेटिव होगा, तो इसको तो आप वैसे इग्नोर कर दो। अब स्टार्ट करो यहां से। तो 2 + 2√2 के जस्ट नेक्स्ट में कौन सा पॉजिटिव इंटीजर बैठा है? तो 2 × 1.4 इज 2.8, 2.8 + 2 4.8, तो 4.8 के जस्ट नेक्स्ट कौन सा इंटीजर बैठा हुआ है? 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखो मैंने आपको वेबिकम मेथड भी रिवीजन करवा दिया, ठीक है। लिखो भाई, व्हाई आर यू सो एस्टोनिश्ड? लिखो।
मेरे पास कोई जादू तो नहीं है दिखाने के लिए, हाँ, बट मैं क्वेश्चंस अच्छा अच्छा करा दूंगा आप लोगों को। चल आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, और जोर से, थोड़ा दिखाओ यार। आज डांस भी होगा आप लोग का शाम को। कजरा रे गाना यहाँ पे नाचेंगे सब, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हुआ। अब देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते रहेगा अब आगे। अब ये सवाल भी देखो 2020 में आया था, और सिंपल इसमें आपको तो बस फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बोला ना छोटे से छोटे कंसेप्ट के ऊपर भी आईआईटी सवाल पूछता है आपसे। अब मुझे बस ये देखना ध्यान में कि ये जो एबीसी ये क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, एक रिलेशन क्रिएट करो और उस रिलेशन को यहाँ पे यूज करने का ट्राई करो। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। मैंने बताया था जब भी हम ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं वेक्टर में, तो ये 2ab वाला डॉट प्रोडक्ट में ओपन होता है आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, ये 8 के बराबर है। अच्छा मुझे बताओ, ये 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, वो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4। थोड़ा फटाफट बताओ, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, ये हो जाएगा मेरा 4 के बराबर। कुछ गलती क्या है, ठीक है। चलो -2 कॉमन ले लो, तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ये आ जाएगा -2 के बराबर, ठीक है ना। -2 ही आएगा ना। अगर मैं -2 कॉमन लेता हूं, तो -2 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 4 से भाग होगा, एंड 4 डिवाइडेड बाय -2 इज नेगेटिव का 2। अब इसको फिलहाल आप इधर ही छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस पे आ जाओ आप, इसको जरा इस, कुछ गलती हुआ है। हाँ, क्योंकि मैंने -2 कॉमन लिया था तो प्लस आएगा, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, इस पे आओ जरा फटाफट करो। अब की बार मैं सीधा मैग्नीट्यूड का वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। मॉड ए का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड बी का स्क्वायर 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट 2 और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 2 जार 4 ए डॉट बी, ठीक है। प्लस फिर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, प्लस अगर मैं यहां से 4 कॉमन लेता हूं, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आएगा, जिसका वैल्यू कितना निकाल के रखा है हमने, कितना निकाल के रखा है, -2। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 8, आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है ना। कोई गड़बड़ तो नहीं, बता देना, ठीक है। 4 आएगा, वेट वेट वेट, अच्छा हाँ हाँ सॉरी, एक चीज गलती कर दिया हमने, कि जब हमने इसको स्क्वायरिंग किया था ना, तो 2 भी तो स्क्वायर में जाएगा, तो 2 जब स्क्वायर होगा तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये सब तो पूरा ही गलत हो गया फिर। थोड़ा बता दिया करो आप लोग। आई कैन सी समवन टॉकिंग प्लीज। अब बताना जरा। तो 5 प्लस 5 10, ठीक है। प्लस 4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जिसकी वैल्यू है -2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आंसर मैंने गलत लिख दिया था, +2 होगा, -2 नहीं होगा आपका, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे अभी, ठीक है। और हालांकि ये सारे आईआईटी के क्वेश्चंस ही हैं, बट ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, तो इससे आप लोगों का एक कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है आपका, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ चीज इसमें से पढ़ा होगा, कुछ चीज आप भूल गए होंगे, तो वो सारा आपका रिकॉल जैसा हो रहा है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्शन पे आ गया। पहला सवाल प्रोजेक्शन क्या था, अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो सवाल सिंपल है 2021 का। अगर आप चाहे तो ट्राइंगल बना के भी अपना विजुअलाइज कर सकते हो। आपको दे रखा है कि कोई ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी कितना है, 3 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ सीए कितना है, 5 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ बीए कितना है, 7 यूनिट। आपको प्रोजेक्शन ऑफ बीए ऑन बीसी निकालना है। Can anyone tell me how is that I can represent this statement mathematically? That last statement given in the question can be represented in what form? Mathematically मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? Projection of BA on BC, इसका मतलब BA वेक्टर डॉट क्या, BC वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय BC का क्या, मैग्नीट्यूड। अब मुझे BC का मैग्नीट्यूड तो पता है कितना है, मेरा BC का मैग्नीट्यूड कितना है, 3। अब मुझे बताइए, क्या मैं इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा लूं? तो डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है,
BA का मैग्नीट्यूड इंटू BC का मैग्नीट्यूड इंटू, अच्छा BA और BC के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? BA और बी सॉरी सॉरी BA और BC के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? कौन सा एंगल बन रहा है? B। तो मैं बोलूंगा कि मेरा एंगल B डिवाइडेड बाय, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ BC। अब मैग्नीट्यूड ऑफ BC और BC तो कैंसिल हो गया। अब आके आप एक जगह में फंस गए, ठीक है, आपका गाड़ी पड़ गया बंद। अब क्या करें? हाउ टू गेट कॉस B का वैल्यू? ये कॉस एंगल B का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो मुझे ये बता सके कि ये कॉस एंगल B का वैल्यू कैसे निकलेगा? एग्जैक्टली हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? कोसाइन। ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गाय। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? कोसाइन रूल। ना कोसाइन रूल इज a very important property. It is extensively used whenever you are given a triangle, and if you are given three sides and you need to find any given angle, then you can take the help of cosine rule. ये cosine rule आता है solution of triangle नाम के एक चैप्टर के अंदर। वहां पे हम साइन रूल पढ़ते हैं, कोसाइन रूल पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं, इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है। टर्म्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कोसाइन रूल का आपका। ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या बोलता है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो प्लीज आप लोग सब लोग सब हेडिंग डालिए कोसाइन रूल। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा, इसका प्रूफ भी है बट प्रूफ अभी फिलहाल नहीं चाहिए। मान लो ये साइड है मेरा ए, मान लो ये साइड है मेरा बी, मान लो ये साइड है मेरा सी। ठीक है, अगर सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मुझे कॉस ऑफ एंगल ए बताओ, आप देखो इसको लर्न करने का भी प्रोसेस इजी है। वेन एवर यू आर आस्क्ड टू फाइंड एनी गिवन एंगल, उसके साथ बैठा दो करस्पॉन्डिंग साइड को पकड़ो। एंगल ए के साथ कौन सा दो साइड जुड़ा हुआ है? एंगल ए के साथ कौन सा दो साइड जुड़ा हुआ है? बी और सी। तो करो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और माइनस कर दो उसके सामने वाले साइड का। उसके सामने वाला साइड क्या है? व्हाट इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए? ए, तो उसका कर दो डिफरेंस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन। दिस इज योर कोसाइन रूल। ठीक है, दिस इज द कोसाइन रूल, प्रोवाइडेड कि आपको तीनों साइड गिवन हो क्वेश्चन में। ठीक है, और इस फॉर्मूला को हम एक और तरीके लिए, एक और चीज के लिए भी यूज करते हैं कि आपको किसी ट्राइंगल का एक एंगल गिवन है और दो साइड गिवन है, तो तीसरा साइड भी आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो आपका। ठीक है, ठीक है गाइस। अब देखो, अच्छा मुझे आप लोग बताना तो, अगर मैं cos b में कोसाइन रूल लगाना चाहता हूं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? बताइए बताइए क्या होगा? अब b के साथ वाला दो साइन ढूंढो, कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कौन सा बैठा है? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। अब देखो खत्म क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पे, मुझे बताओ, मुझे बताओ। सर आप बहुत पूछते हो, उतना मत पूछो। हाँ बताओ, एक क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में? क्या होगा? आ जाओ, इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बहुत बढ़िया, माइनस का 5 स्क्वायर, वेरी गुड, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ 7 into 3, 49, 49 प्लस 9 58, 58 माइनस 25, 25, 25 प्लस 8 33, 33 बटे में 21, 21 का डबल, 21 का डबल। अच्छा एक काम करते हैं ना, 14 into 3 लिख के इसको कैंसिल कर देते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा? 11/14। ठीक है, 11/14 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो। अच्छा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी है गाइस? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? 7। तो 7 इंटू कॉस ऑफ एंगल बी, कॉस ऑफ एंगल बी हमने अभी निकाला 11/14, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स। तो इसका आंसर, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, आई थोड़ा इंटीजर टाइप है क्या? अगर इंटीजर टाइप होता तो फिर वैल्यू फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, बट क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास, तो मेरा थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो सवाल भी ऐसे करो जिसमें और भी चीजें सीखने को मिले आपका। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको कराया जिसमें वेक्टर का भी कंसेप्ट लग गया, और कहीं नहीं तो कहीं आपने कोसाइन रूल भी यूज कर लिया आपका। ठीक है, अब फ्यूचर में कभी भी इफ यू रिक्वायर्ड टू यूज कोसाइन रूल, अब देखो कोसाइन रूल के ऊपर डायरेक्ट सवाल तो आईआईटी मेंस में भी नहीं आएगा, एडवांस तो बहुत दूर की बात है, बट कहीं नहीं तो कहीं आपका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू गेट वट एवर इज अननोन। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन ट्राइंगल। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपियर कर दूं आपके सामने। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। ठीक है, रुको रुको, ये क्वेश्चन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इज, ठीक है ठीक है ठीक है, रुको हाँ एक बार मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो तो। हाँ, बी थ्री वेक्टर्स एज अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन अ वेक्टर ऑन
ऑन ए वेक्टर इज ए वेक्टर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा ठीक है सही है सही है, क्वेश्चन सही है। देखो मैं आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो बता देता हूँ। मैंने आपको हमेशा बोला ना, जो जो आपको पता है वो लिख लिया करो, मतलब जो जो पता है लिख लिया करो। डजंट मीन कि आप दोबारा ये एबीसी को उतार के या लिख रहे हो, ये नहीं बोला मैंने आपको। जैसे आपको क्या क्या लिख सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसको लिखेंगे कैसे? बी ऑन ए को कैसे लिखेंगे, लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए। बी डॉट ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये किसके बराबर है? वेक्टर ए के बराबर। तो हम मैंने क्या बोला था, प्रोजेक्शन हमेशा आपको स्केलर वैल्यू देता है, मैग्नीट्यूड देता है। तो हम यहाँ पे वेक्टर ए के साथ यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसका मैग्नीट्यूड आपका, ठीक है। अच्छा ये इंफॉर्मेशन हमें पता है, और क्या पता है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जब भी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मतलब, एंड का मतलब वेक्टर में क्या होता है, एंड का मतलब वेक्टर में प्लस होता है आपका, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर a प्लस बी कोई वेक्टर है जो वेक्टर सी से परपेंडिकुलर है, तो इसको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? अगर दो वेक्टर का वैल्यू, दो वेक्टर जैसे a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा? जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, cos 90 डिग्री जीरो हो जाएगा। तो हम यहां से एक और इंफॉर्मेशन क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि a प्लस बी का जो डॉट प्रोडक्ट है विथ c, ये क्या है आपका? जीरो। ये सब चीजें जो जो आपको पता होता है ना, वो लिख लिया करो, ठीक है। ये तो जैसे ए बी सी तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, इसको लिख के टाइम वेस्ट मत करो। जैसे ये आपने लिख लिया, ये लिख लिया, और क्या पता है हमें, और हमें एट दी एंड क्या निकालना है? वेक्टर बी की वैल्यू, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालना है। तो सोचो जरा कैसे करें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करना चाहो तो ट्राई करो, एक बार 1 मिनट देता हूं, ट्राई करो फटाफट। बी डॉट ए तो निकालो एटलीस्ट, बी डॉट ए निकालो। अच्छा सवाल है ये जेई 2022 का। सर सर ये जो वेक्टर है ना सर, उनको लिख दो यहाँ से, क्लियर करिए। रेड कलर में लिखा है इसीलिए। अच्छा ऊपर ऊपर वाले, ऊपर वाला, अच्छा ठीक है, ऊपर वाला मैं इधर लिख देता हूँ। जो मेरा वेक्टर ए है, हाँ ये थोड़ा ब्लर्ड हो गया ना। ये जो वेक्टर ए है ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ के कैप, ठीक है। जो बी वेक्टर है वो है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ के कैप, और जो सी वेक्टर है वो है 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप, ठीक है। चलो फटाफट करो इसको, या तो फिर मैं आपको हिंट बता देता हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले बी डॉट ए निकालो, देखो सबसे पहले बी डॉट ए निकालो, ठीक है। सबसे पहले बी डॉट ए निकालो, तो बी डॉट ए आ जाएगा b1 प्लस b2 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा कोई बताएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है? 4, और अंडर रूट ऑफ 4 कितना होगा? 2, और 2 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन हमें पता चला है कि b1 प्लस b2 माइनस 2 के बराबर है आपका, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। चलो एक इन्फॉर्मेशन का यूज हमने कर लिया, और क्या यूज कर सकते हैं? इसको भी तो यूज कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ किया है अभी? चलो इसका यूज करते हैं। अगर मैं इसका यूज करूं, अच्छा क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इन दिस वे ऑल्सो। नाउ फाइंड ए डॉट सी। ए डॉट सी निकालना जरा। 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होता है? 6 प्लस 2 कितना होता है? 8, तो यहाँ पे आ गया 8 प्लस बी डॉट सी। बी डॉट सी निकालना जरा, 5b1 प्लस b2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5b1 प्लस b2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास 5b1 प्लस b2 इक्वल टू माइनस का 10 आ गया ना। अब मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, और मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है। जरा दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना गाइस, दोनों इक्वेशन को ऐड करना। अच्छा ऐड मत करो ना, सॉरी, हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। तो दोनों को क्या कर दें, क्या लगता है, सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें? सब्सट्रैक्ट कर देते ना, तो b2 एलिमिनेट हो जाएगा आपका। सो लेट्स सब्सट्रैक्ट विद सेकंड इक्वेशन विद फर्स्ट। सो एज सून एज आई सब्सट्रैक्ट सेकंड विद फर्स्ट, 5b1 माइनस b1 कितना हो जाएगा? 4b1। b2 से b2 गया, -10 माइनस माइनस प्लस का 2, ये आ गया माइनस का 8। तो मेरे पास b1 का वैल्यू आ गया माइनस का 2। अच्छा मुझे जरा b1 का वैल्यू आ गया, कोई b2 का वैल्यू बताएगा? थोड़ा थोड़ा मेरी भी हेल्प कर दो। b1 प्लस b2 प्लस का 2 आएगा, हाँ सही पकड़े हैं। ठीक है, तो b1 प्लस b2 अगर प्लस का 2 आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। जरा बताना क्या चेंज आ जाएगा?
अच्छा, अगर ये प्लस का 2 हो गया तो जब मैंने 2 - 1 किया था तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B1, B2 गॉट कैंसिल्ड, और -2 -10 और माइनस का 12, तो यहाँ से B1 आ जाएगा -3। अब ठीक है, अब ठीक है। अब B1 को यहाँ पुट कर दो, सबसे इजी कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पुट कर दो ना। तो अगर B1 -3 हो गया तो B2 कितना आ गया, B2 कितना आ गया 5। तो मेरा इससे एक्चुअली B वाला वेक्टर क्रिएट हो गया। अब एज सुन एज मेरा B वेक्टर क्रिएट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जरा B वेक्टर बताना कितना होगा, -3 i कैप, -3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस √2 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड बताना जरा कितना होगा, √9 प्लस 25 प्लस 2। तो 25 + 9 कितना होता है, 25 + 9 34, 34 + 2 36। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36, 6। तो ऑप्शन नंबर 2 है। समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप प्रोसेस वाइज सब मैं आपको समझा रहा हूं, इस प्रोसेस को समझो। और बाकी हमने इसमें कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन का कंसेप्ट लगाया है इस पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पीपीटी खत्म करके ही आप लोगों को मैं ब्रेक दूंगा आज आपका, ठीक है। सो गेट रेडी टू, यू नो, थोड़ा स्वेट ज्यादा निकलेगा आज, because we have to nail this exam at any cost. So do you want me to repeat it or can we move ahead with the next question? Next question. चलो ठीक है, मजा आ रहा है, पानी वानी पीना है, कुछ पावर ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, यस भी बोल रहा है कोई। ठीक है, करते हैं थोड़ी देर में प्रबंध करते हैं, ठीक है, करते हैं प्रबंध। अब आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट पे, और जैसे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होता है तो हम कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन वट एवर थिंग्स वी हैव लर्न टिल नाउ, ठीक है। तो लिखो, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट हमेशा एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि उसका आउटपुट हमेशा एक स्केलर वैल्यू आता है, ठीक है, इसलिए उसको हम डॉट प्रोडक्ट के स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो, 2 4, इसमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 2 3 फॉर्मूला ही है। मैंने एक सिस्टमेटिकली, चलो लिखो सबसे पहले। A क्रॉस B इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा n कैप, ठीक है। n कैप इज नथिंग बट ए परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो मेरा ये वेक्टर A है और मान लो ये वेक्टर मेरा B है, ठीक है। तो ये n जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू A एंड B वेक्टर आपका, ठीक है। वे थीटा इज द एंगल बिटवीन, प्लीज डोंट टॉक गाइज, where theta is the angle between vector A and B and n is the unit vector perpendicular to n, and n cap is the unit vector perpendicular to vector A and B। थोड़ा फटाफट लिख रहा हूँ, इसे राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, ठीक है। धीरे लिखने पे कौन सी अच्छी आएगी, राइट, ठीक है। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि A क्रॉस B इज, अब इसके जो 2 4 प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फटाफट नोट करो। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने 2D वाला पार्ट कवर किया, सॉरी 1D वाला पार्ट किया है, जिसमें सेम डायरेक्शन में अगर हो तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हम 2 अलग डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स क्या भी लिख सकते हैं। मान लो ये मेरा ए वेक्टर है और मान लो मेरा ये बी वेक्टर है, तो मान लो यहाँ पे मेरा कोई सी वेक्टर है जिसका मुझे रिलेशन क्रिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए एंड बी। तो अगर ये दोनों तीनों सेम प्लेन में है तो मैं सी वेक्टर को हमेशा ए और बी के वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं यूजिंग द फॉर्मूला C vector is equal to alpha times A vector plus mu times B vector, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन 2D। जैसे दो वेक्टर अगर पैरेलल था तो रिलेशन कैसे बन रहा था कि A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B। अगर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल नहीं है
और लेकिन सेम पॉइंट से अगर ओरिजिनेट कर रहे हैं तो तीसरा वेक्टर को हम उन दो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला। उसको भी लिख लो, लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी। नाउ दिस लैम्डा एंड म्यू को आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी बुक में आपको लैम्डा और म्यू की जगह अल्फा बीटा भी दिख सकता है, तो दैट इज समथिंग विच यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो चलो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज, अनलाइक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आप वेक्टर्स को बदलते हो तो वो डायरेक्टली बराबर नहीं होता, वो नेगेटिव होकर बराबर होता है। व्हाट आई मीन इज कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट वो तभी होगा जब आप बाहर एक नेगेटिव साइन लगाओगे, ठीक है। अगर सपोज कोई m टाइम्स ए वेक्टर है इनटू n टाइम्स बी वेक्टर है, तो आप इस mn को बाहर लेके a क्रॉस बी निकाल सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर जैसे आपके पास a क्रॉस b प्लस माइनस सी वेक्टर है, तो आप इसको a क्रॉस b प्लस माइनस a क्रॉस सी वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर a वेक्टर पैरेलल हो जाता है b वेक्टर से, तो a क्रॉस b कितना होगा हमेशा? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा? जीरो। और साइन 0 डिग्री हमेशा कितना होता है? जीरो। तो ए क्रॉस बी आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे? जीरो के बराबर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, ये फोर्थ पॉइंट था, ये फिफ्थ। अगर मैं बोलूं ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा आपका? ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? अब वो डिपेंड करता है आपका ए और बी पे भी, ठीक है, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो आप सिंपली इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आई क्रॉस आई बोलता आपको, या आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप लोग, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये हमेशा कितना आएगा? जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि सेम वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होता है और साइन 0 डिग्री इज ऑलवेज जीरो। ओके, सो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। हाँ हाँ। किस? ए क्रॉस बी। हाँ हाँ ठीक है, सही है, नल वेक्टर। हाँ, जीरो को भी हम वेक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं आपका, क्योंकि नल वेक्टर की बात कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ कर सकते हैं। एन कैप इज जस्ट टू इंडिकेट दैट वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर है आपका, जो ए और बी के उस पे प्लेन पे लाई कर रहा है आपका, ठीक है। चलो इसके बाद, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, कि अगर मैं आपको ए और बी कंपोनेंट के फॉर्म में दे दूं, और अगर इफ आई आस्क यू टू फाइंड ए क्रॉस बी, नाउ डिटरमिनेंट इज समथिंग व्हिच विल कम इनटू पिक्चर नाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट आप पॉइंट लिखो, नेक्स्ट आप पॉइंट लिखो, इफ, यहाँ पे एक नोट लिखो, नोट, एक नोट लिखो यहाँ पर। हाँ यहाँ पे आप ना सही बोल रहे हो, एक एन कैप भी डालना पड़ेगा, बिकॉज हमें नहीं पता ना, एन कैप डाल लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो नोट में सबसे पहले लिखो, टू फाइंड टू फाइंड टू फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको ए वेक्टर दे दिया, A1 i कैप प्लस बी, A1 A2 A3 ले लेते हैं, ज्यादा सही रहता है, A2 j कैप प्लस A3 k कैप। और फिर मैं आपका बी वेक्टर ले लेता हूँ, सपोज B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो ए क्रॉस बी हम निकाल सकते हैं विथ हेल्प ऑफ, तो पहला रो में आप हमेशा आई जे के लिखोगे, और सेकेंड रो एंड सेकेंड एंड थर्ड रो विल बी रिप्लेस्ड विद द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 A3, यहाँ पे आ जाएगा B1 B2 और B3, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वेक्टर ए क्रॉस बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता है, ये 3 क्रॉस 3। फिर एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करो, कि जो ए क्रॉस बी है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को भी रिप्रेजेंट करता है। लिखो यहाँ पर, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, एक क्वेश्चन एक बार आया था, कि अगर जैसे सपोज
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वेक्टर में। तो मान लो आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, और मान लो ये है मेरा D1, ये है मान लो मेरा D2। तो आप एरिया बता सकते हो यूजिंग हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, ठीक है। ये भी फॉर्मूला एक क्वेश्चन में यूज हुआ था। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब आपको गिवन हो कि आपका क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम नहीं बोल के सिर्फ वो क्वाड्रिलेटरल बोलता है, तो आप D1 और D2 वेक्टर अचीव करके भी उसका हाफ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो भी एरिया आ जाएगा। अभी इसके ऊपर भी एक सवाल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, तो आपको शायद और पिक्चर क्लियर होगा यहाँ पे। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे, एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बताना, सबके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल, कोई स्कूल का लेवल का क्वेश्चन है। अब ए और बी कोई वेक्टर है सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड हाफ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये है आपका √3, ठीक है। तो आपको बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी आपको बताना है। 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये आप लिख दो √3 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ये 4 इंटू हाफ इंटू साइन थीटा। तो ये 2 कैंसिल, √3/2, और साइन थीटा √3/2 पे थीटा कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। चलो, तो इतना बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एक दो सवाल करके थोड़ा इसमें फेमिलियर होते हैं। तो आई थिंक मैंने इसका भी सवाल ले रखा है आपका। Projection, let O be the origin. If the version vectors of these are this, then the projection of OP and vector perpendicular to AB and AC. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये कितने बजे तक क्लास, रजत भाई? एक बार फटाफट ट्राई करके देखो ये क्वेश्चन। देखो आपको मैं हिंट दे देता हूं, आपको ट्राई खुद करना है, ठीक है। वो बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी, तो ओपी वेक्टर क्या होगा, यही वेक्टर मेरा ओपी बनेगा कि नहीं, क्योंकि ओ एनीवेज ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 है। तो जब आप पी को 0 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली यही तो आएगा। तो आपको पोजीशन ऑफ ओपी निकालना है ऑन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी। तो ये कौन सा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर ए बी और ए सी का होता है, वो ए बी और ए सी का हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको लेना है ओपी डॉट, चलो ये करा ही देता हूं मैं, ए बी डॉट ए सी डिवाइडेड बाय ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। अच्छा मुझे कोई बताएगा यहाँ पे कि ए बी क्रॉस ए सी हम कैसे निकाल सकते हैं। ए बी और ए सी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। ए बी मेरा कितना है, ए बी कितना है जरा देखना, ए बी वेक्टर कितना होगा गाइस। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम बी को ए से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करो, बी को ए से सब्सट्रैक्ट। तो बी को ए से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4i कैप 4j माइनस जे, तो ये आ जाएगा 3j कैप, नहीं सॉरी प्लस का आएगा ना, और उसका -2 प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का k कैप, ठीक है। एसी निकालना जरा बताना, एसी कितना होगा, हाँ एसी कितना होगा जरा बताना, -4 माइनस माइनस +2i, तो ये आ जाएगा माइनस का 2i, प्लस का 2j माइनस का j, ये हो जाएगा प्लस का j, और माइनस का k, और माइनस माइनस +3, तो ये आ जाएगा प्लस का 2k, ठीक है। अब जरा ए बी क्रॉस ए सी निकालो फटाफट, क्वेश्चन खत्म। IIT 2023 का क्वेश्चन 4, 3, 1, ओ सॉरी पहले तो IJ के लिख लो, ऊपर कर लेते हैं ना ताकि जगह मिल जाएगा हमें। IJ के ये कितना होगा 4, 3, 1, इसका आंसर IJ के फॉर्म में आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर हमेशा IJ के फॉर्म में आएगा आपका। जरा बताना ए बी क्रॉस ए सी का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू बताना कितना आ रहा है, फटाफट सॉल्व करो। अभी क्या क्लास है कोई, कौन सी, आ गए सर, कहाँ है, अच्छा ठीक है, करो इस क्वेश्चन को।
हाँ करते हैं। तो ये आई आ जाएगा 6 6 - 1 कितना 5 माइनस जे, ये आ जाएगा 8 8 8 + 2 10 और प्लस का के, और ये आ जाएगा कितना 4 4 + 6 10। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 5i कैप माइनस 10j कैप प्लस 10k कैप। हो गया क्वेश्चन खत्म। इस वेक्टर का ओपी के साथ क्या निकाल देना, डॉट प्रोडक्ट। जरा डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ओबी ओपी एंड एबी क्रॉस एसी बताना। ओपी, ओपी मतलब ये वेक्टर मेरा ओपी है, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो 5 इंटू -1 माइनस का 5 माइनस 10 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस का 20 प्लस 10 इंटू प्लस का 3, यह आ जाएगा प्लस का 30। और एबी क्रॉस एसी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 25 + 100 + 100, तो 100 + 100 + 25 225। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 225 15। बहुत बढ़िया बात। 30 + 20 50 50 - 5 45 45 डिवाइड बाय 15 3। तो अल्टीमेटली माय आंसर इज 3। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ ना जिसका आंसर नहीं आया। आज मेरे को 2 बार झेलना पड़ा आप लोगों को ना, सुबह भी। आप भी सोचते होंगे हमेशा आ जाता है ये। चलो आगे बढ़े। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो हम करेंगे आपका, ये तो अभी सिर्फ मेंस लेवल का स्टार्ट किया हमने, अभी तो धीरे धीरे हम लोग करेंगे आगे भी। ठीक है, बट आज के लिए हमें यही खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव वन मोर लेक्चर राइट। है कि खत्म हो गया? केमिस्ट्री है ना अभी? आधा घंटा ब्रेक? अच्छा आप लोग को ब्रेक भी तो चाहिए। ब्रेक। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आगे भी एडवांस, फिर आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एडवांस। ये क्वेश्चन तो शायद आपके पेपर में भी था आज। ये देखो एडवांस एडवांस। ठीक है, बहुत सारे सवाल हम कल करेंगे बिफोर स्टार्टिंग आवर 3D वाला पार्ट आपका। ठीक है, ठीक है गाइस। चलो ओके देन, आई विल सी यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, बाय, थैंक यू, थैंक यू।